Hello everyone, welcome to Civil Step Himachal. My name is Vinay Joshi and today I will be discussing the detailed strategy, the pattern and the syllabus of HP Allied Examination. और इन सभी को डिटेल में देखने के साथ साथ जैसे एक लास्ट ईयर की हमारी रैंक 1 है यामिनी ठाकुर, उसका हम मार्क्स के प्लान को देख लेंगे क्योंकि जब हम स्ट्रैटेजी देखेंगे तो हम स्ट्रैटेजी देखेंगे कि अगर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसने किन एरियाज पे ज्यादा थ्रस्ट डाला जिसकी वजह से उसकी रैंक 1 आई है या उसका सिलेक्शन हुआ है। तो इन सारे को डिटेल में हम देखेंगे ताकि अगर हमने अपने अलाइड एग्जामिनेशन की कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो वी शुड हैव अ क्लियर रोड मैप कि किस स्ट्रैटेजी के तहत हमारे सिलेक्शन की संभावनाएं सबसे अधिक होंगी। क्योंकि जैसे कि मैंने अपने कई सेशंस में भी बोला है, we need to recognize and we need to appreciate one thing very clearly कि this is the examination in which almost 50,000 aspirants are going to appear. Like we could see in the case of NT examination this year 50,000 application has been received by the commission. तो हम तकरीबन यही दर मान सकते हैं जो अलाइड के अंदर भी होगा। तो although allied are considered a bit easy examination in terms of HAS and NT, but हमें एक चीज को ये भी समझो कि although they seems to be easy, but we need to see the level of the competition. यदि 50,000 विद्यार्थी इसमें फॉर्म को फिल कर रहा है एंड आउट ऑफ दैट 50,000 ओनली 110 कुड मेक इट टू द फाइनल मेरिट लिस्ट जिनका रैंक आया है 110 ही विद्यार्थी हैं। इफ वी विल कैलकुलेट द प्रपोर्शन तो ये 0.1% के कम तकरीबन है। तो मींस बहुत अधिक नहीं क्लियर कर रहे। Although the examination seems to be simple, but it is in terms of relatively simple कि simpler in terms of HPS and नायब तहसीलदार। तो अगर हमें इन टॉप के स्टूडेंट्स में आना है, इस रैंक तक पहुंचना है, तो वी नीड टू सी कि हम कोई यार गलतियां ना करें तैयारी करते वक्त। क्योंकि कई बार ऐसे बच्चे भी देखे बहुत पोटेंशियल है, जबरदस्त पोटेंशियल है, और हम खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब हम सोचते हैं कि इस बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और जब हम डीपली एनालाइज करते हैं, उसके सारे पैटर्न को एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है इसने एक छोटी सी मिस्टेक करी थी पूरी प्रिपरेशन में, जो मैं बताऊंगा भी किस तरह की गलतियां बच्चे करते हैं। और वो एक छोटी सी मिस्टेक का खामियाजा देखो कि उसका सिलेक्शन उस साल तो रुक ही गया, अब 2 साल 1 साल के बाद जब अलाइड आएगा तब उसके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। इस साल अलाइड का पेपर 100% आने वाला है। आप लोगों से मेरी विनती है, चाहे आप हमारे साथ तैयारी करो, किसी और एकेडमी से तैयारी करो, चाहे घर पे बैठ के तैयारी करो, किसी भी माध्यम से सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कोचिंग करने से होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेल्फ स्टडी से भी होता है। तो दोनों के हम एग्जांपल पिक करेंगे कि किस बच्चे के लिए कौन से प्रकार का मेथड ज्यादा सुटेबल होगा। क्योंकि सी द फाइनल इज कि जो 110 में है ना, उसको दुनिया पूछ रही है, बाकी बस स्ट्रगल है। ऑलराइट, तो हमें देखना है यार, हमने अगर रैंक लानी है तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारी पर्सनैलिटी के ट्रेट क्या है और एग्जामिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। इन दोनों के बीच में अगर समन्वय है, तालमेल है, तो वी कुड सी कि रिजल्ट बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट होंगे। इन सारी चीजों को अंडरलाइन करते हुए हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट, तो फर्स्ट थिंग फर्स्टली हम ये देख लेते हैं कि जो अलाइड एग्जामिनेशन है, ऑल्दो पिछले कुछ सालों में देखा गया, 3-4 सालों में रेगुलर एग्जाम है, हर साल आ रहा है, वैकेंसीज एचएस और एनटी के मुकाबले ज्यादा रहती हैं। पेपर रिलेटिवली सिंपल है क्योंकि प्री का एक बार देख लेंगे, फिर मेंस की रिक्वायरमेंट देख लेंगे, तो उसके हिसाब से आप देख पाओगे कि ये डुएबल है। मेरी विनती क्या है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रिलियंट छात्र इसको क्वालिफाई करेगा, नॉट नेसेसरी। बहुत आउटस्टैंडिंग होगा, नॉट नेसेसरी। जो कंसिस्टेंट होगा, डिसिप्लिन होगा। जैसे सिंपल आप लोगों ने एक सुना ही हुआ है कछुए और खरगोश की कहानी। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट in every sphere of life. If you want to excel in any sphere of life, you just need to be consistent and disciplined. So that is the only thing which is required. Intellect, intelligence, ये सब एक लेवल के फिर बाद ही आती हैं। ठीक है, अगर कोई जैसे हमारी एक हिंदी में कहावत भी है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, कि लगातार प्रैक्टिस करने से आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। तो इट इज सिंपल लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट द कंसिस्टेंसी विद द डिसिप्लिन। ऑलराइट, तो इसमें हम देखते हैं 2 टियर एग्जामिनेशन है। एचएस एग्जामिनेशन 3 टियर है। एचएस के अंदर प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। यहां पे प्रीलिम्स है और मेंस एग्जाम है। प्रीलिम्स एग्जाम का नेचर क्या है, ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं, आप में से काफी सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन इफेक्टिव होगा। क्योंकि अगर आप कई वर्षों से तैयारी कर रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं है, तो आप ये जानिए कि आप गलती कहां पे कर रहे हैं, तो उसका भी पता चलेगा।
वे बच्चे भी ध्यान से सुने जो जीरो से तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको ये पता चले यार जिन्होंने 4 साल से तैयारी कर रही है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 50,000 में तो सिलेक्शन 110 का है, बाकी के 49,000 और है ना 890 जो बच्चे हैं उनका तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब वो कोई गलती करके जाते हैं, आप वो गलती मत कर लेना। तो अगर आप आज तैयारी शुरू करें, 6 महीने तैयारी करिए, 1 साल तैयारी करें, आप लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि आप आने वाले 2-3 साल अपने खराब ना कर लें इस पेपर के चक्कर में। तो मेरा ये मानना है कि आपको अलाइड मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट के अंदर क्वालिफाई हो जाता है, मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट में, अगर आपने तरीके से तैयारी करी है। अगर आपने हैपहैज़र्ड है, रैंडमनेस है, हे वायर गई हुई है पूरी तैयारी, तो फिर इसमें रिजल्ट आने में समय लगेगा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप समझ भी जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, किसी प्रकार के मेंटोर से मिलेंगे, वो आपको सही दिशा में दोबारा से डायरेक्ट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन समय खराब हो चुका है, 2-3 साल की कीमत बहुत ज्यादा है, हम देखते हैं। तो आप ये गलती ना करें, जो लोगों ने तैयारी शुरू करनी है तो उनके लिए ये काफी ज्यादा इफेक्टिव सेशन होगा। तो सेशन प्रीलिम्स एचपी अलाइड एग्जामिनेशन 2 पार्ट का एग्जामिनेशन है, एक इसमें प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स का अगर आप नेचर देखोगे तो इट्स नेचर इज ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर है। ऑब्जेक्टिव का अर्थ क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्मेट में पेपर पूछा जाएगा। 4 सिंपल एक लाइनर सवाल है, उसके 4 ऑप्शंस हैं और उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, मैं आगे इसकी इमेजेस भी दिखा दूंगा पेपर एक्चुअली में कैसा दिखता है। तो इसी के अंदर एमसीक्यू फॉर्मेट में है। क्वेश्चन कितने होंगे जी? 200 सवाल आएंगे। इसका डिटेल बाइफर्केशन आगे भी देखेंगे। 3 घंटे का पेपर है। क्या क्या रहेंगे इस क्वेश्चन में वो भी डिटेल में आएगा। दूसरा पेपर है इसका मेंस का एग्जाम। मेंस एग्जाम का नेचर क्या होता है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का क्या अर्थ है? जैसे आप यूनिवर्सिटी में बोर्ड के एग्जाम में लिखते हो, शीट भरते, वैसा ही होता है। सवाल हैं, जवाब हैं, सवाल है, जवाब हैं, आपने उनको डिटेल में लिखना है। हिंदी और इंग्लिश भी पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी जो कार्य प्रणाली है, जो आप अपने सर्विसेज के अंदर काम करते हैं, कार्यकाल है, उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों का बहुत उपयोग होता है। तो आपको हिंदी और अंग्रेजी में कमांड होनी चाहिए। तो पेपर की रिक्वायरमेंट है, जो सब्जेक्टिव 3 पेपर होंगे इसके, ये वही बच्चा दे सकता है जो ऑब्जेक्टिव पेपर को क्वालिफाई करेगा। कमीशन कहता है कि अगर 50,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है और हमने 110 सीट निकाली है, तो प्रीलिम्स 2200 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। उनकी कैलकुलेशन कहती है जितनी सीट्स हैं इनटू 20 टाइम्स हम बच्चों को प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। तो मींस अगर 50,000 बच्चों ने पेपर भरा है तो 2200 बच्चों को बोला जाएगा जाके मींस लिख के आ जाओ। इन 2200 में से भी फिर कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे और कुछ सिलेक्ट आउट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन है, ये पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन है। इसको इन डेप्थ अगर हम देखा जाए तो इसके 3 पेपर कौन से हैं? मैंने पहले भी बताया था, एक जनरल स्टडीज है, हिंदी में सामान्य ज्ञान बोलते हैं, एक इंग्लिश का पेपर है, एक हिंदी का पेपर है। ऑलराइट, इसमें मीडियम वाइज नॉट नेसेसरली, जैसे एचएस के अंदर एक ट्रेंड हमें देखने को मिला है पिछले 5 वर्षों में कि इंग्लिश मीडियम वाले ही सिलेक्ट हो रहे हैं, हिंदी में बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे। कारण है उसके कुछ कि एचएस के जो मेंस की प्रणाली है, प्रीलिम्स बहुत सारे हिंदी मीडियम वालों का क्वालिफाई होता है, मेंस नहीं हो पाता, क्योंकि मेंस में इतने सारे सामान्य ज्ञान के सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल लैंग्वेज है, उन सब में ग्रिप बनाना, उसका कंटेंट, ग्रिप मतलब कंटेंट को इकट्ठा करना, स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। इंग्लिश में ऑनलाइन माध्यम के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी वेबसाइट हैं, यूट्यूब चैनल है जो इंग्लिश की डिमांड को केटर कर रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के पास स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल हैं, किताबें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा काफी सारा कंटेंट या स्टडी मटेरियल मिल जाता है। हिंदी मीडियम में इस चीज का अभाव है, जिसके कारण हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों का या छात्रों का एचएस के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। अलाइड में इस तरह की कोई भी कठिनाई नहीं है। अलाइड में एक सामान्य ज्ञान का पेपर है, यह सामान्य ज्ञान ऑलमोस्ट इजी है, आसानी से इसकी किताबें उपलब्ध हैं, कंटेंट मिल जाता है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज सबके लिए बराबरी है। तो अलाइड में हिंदी और इंग्लिश दोनों को उतना ही सपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्लियर? अब इसी में हम देखते हैं कि प्रीलिम्स का नेचर कैसा है। प्रीलिम्स में जैसा कि मैंने आपको बताया 200 सवालों का पेपर है, 200 सवाल आएंगे और 200 सवाल में से आप देखेंगे 3 घंटे का पेपर है। इन 200 सवाल को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में तोड़ा गया है। जब आपको बोले कोई अलाइड की तैयारी करो, मैं बताता हूं कहां कहां पे गलतियां करते हैं बच्चे। अलाइड के मुख्य 3 पिलर हैं प्रीलिम्स के। 3 पिलर में से एक पिलर है जिसको बोला जाता है
HPGK, हिमाचल का सामान्य ज्ञान। हिमाचल के सामान्य ज्ञान का अर्थ समझिए, इतिहास उसमें से एक है, हिस्ट्री इज वन ऑफ देम, ज्योग्राफी इज वन ऑफ देम, भूगोल उसमें से, अर्थशास्त्र इकोनॉमी इज वन ऑफ देम, पॉलिटी इज वन ऑफ देम। तो ये चार मुख्य अंग हैं HPGK के। कल्चर इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तो उसी के अंदर हम कवर करते हैं। तो 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 200, 60 क्वेश्चन हैज बीन पुट अप फ्रॉम द डोमेन ऑफ HPGK। बड़ा वेटेज है, ठीक है, काफी बड़ा वेटेज है। इनफैक्ट इसी के अंदर 60% है ना, अगर आप देखोगे 30% का वेटेज है। दूसरा 30% का वेटेज है आपका करंट अफेयर, CA करंट अफेयर। करंट अफेयर को अगर हम देखा जाए, कितने पुराने करंट अफेयर, कितने तक के करंट अफेयर को बोला जाता है, तो मेरी दृष्टिकोण में, या हमारी जो टीम हम जो स्टडी कर रहे हैं, लगातार पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और उनके ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वहां हमने देखा कि तकरीबन 1 साल का करंट अफेयर अगर आप पढ़ के जाओ तो काफी ज्यादा सेफ होगा। काफी सारे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं, तो मैं आप बोलूंगा कि आप साथ साथ ये लिख भी लीजिए। 1 साल का करंट अफेयर आपके लिए काफी ठीक है कि अब 1 साल कब से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है 1 साल कहां से। लेट सपोज, अब क्योंकि मैं बोल रहा हूं अलाइड का पेपर कभी भी आ सकता है, 1 आध महीने के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अगर आपने, हम बाद में मॉडल भी प्रपोज करेंगे किस प्रकार के बच्चे को कैसे तैयारी करनी है। अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, खराब नहीं है, रिजल्ट आते हैं। रैंक 1 यामिनी ठाकुर सेल्फ स्टडी से बनी है। रैंक 10 आकांक्षा, जिसकी बाद में HS में भी रैंक 5 आई है, सेल्फ स्टडी है। शिप्रा व्यास रैंक 26, कार्तिक ठाकुर रैंक 14। तो ये सब लोग सेल्फ स्टडी वाले हैं। हमसे केवल इन्होंने जैसे मेंस की टेस्ट सीरीज ले लेना, मेंटोरशिप ले लेना, गाइडेंस ले लेना, वो किया है। इन्होंने भी तो सिलेक्शन ली है। तो मींस जो सेल्फ स्टडी वाला है उसके पास 2 तरफा काम होता है। एक काम है कि उसने कंटेंट को डेवलप करना है। कंटेंट के डेवलप का अर्थ समझिए। मैंने आपको एक किताब दी, मैंने कहा यार आप ये किताब पढ़ लो, हमारा जैसा मटेरियल है, हम बोलते हैं कि इसके बाहर असंभव है आना, तो मैंने एक किताब दे दी आपको, बोला ये किताब ले लो और पढ़ लो। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे 700-800 बच्चे हैं जो हमारे साथ एनरोल्ड हैं, वो इस किताब को पढ़ते हैं, इस कंटेंट को पढ़ते हैं और बहुत खुश हैं, वो पढ़ रहे हैं। दूसरा बच्चा है, उसको मैंने बता दिया, जैसे आज मैंने बता दिया ये डोमेन है और यहां से पढ़ना है। एक डिटेल वीडियो विशाल सर बनाएंगे जिसमें बुक लिस्ट बताएंगे अलाइड के लिए, तो उन बुक्स को पढ़ लो। आप स्वयं भी अपना स्टडी मटेरियल बना सकते हो, जैसे कि बाकी टॉपर्स ने बनाया। तो उन्होंने भी घर पे बैठ के तैयारी करी, अपना स्टडी मटेरियल बनाया, उसको पढ़ा और सिलेक्शन ले ली। लेकिन आप एक डेटा को देखिए कि ऐसा करने वाले ये केवल 110 बच्चे थोड़ी होंगे। सेल्फ स्टडी करने वाले 50,000 में से कम 45,000 बच्चे ने सेल्फ स्टडी करी होगी। कम से कम बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। 45,000 बच्चे ने सेल्फ स्टडी करी। उस 45,000 में से 110 तो चलो हमारे पास टोटल फिगर है, इसमें से काफी सारे बच्चे कोचिंग वाले भी होंगे, काफी सारे सेल्फ स्टडी वाले होंगे। मान लेते हैं 110 में से 70-80% बच्चे सेल्फ स्टडी वाले थे। तो आप देखो 45,000 में से 70 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो मींस मेजॉरिटी ऑफ द सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स कुड नॉट एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। ऑलराइट, तो हमें क्या रणनीति अपने लिए अपनानी चाहिए, उसका क्लैरिटी से माइंड मैप होना चाहिए। अगर रैंक 1 ने सेल्फ स्टडी से निकाला है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अब सबको सेल्फ स्टडी करनी है। लेकिन इसका अगर रैंक 1 कोचिंग वाला कोई बच्चा निकला है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सबको कोचिंग भी करनी चाहिए। तो ये 2 वे ट्रू है। तो ये कैसे है, हमने अपनी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स देखने, हमने एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को देखनी है और उसके आधार पर देखना है कि हम किस प्रकार के स्ट्रैटेजी को या रोड मैप को फॉलो करेंगे, जिससे हमारे रिजल्ट आने की संभावनाएं थोड़ी अधिक होंगी। ऑलराइट, तो इसी में हम देखते हैं कि अगर 3 पार्ट हैं पेपर के HPG के 60 मार्क्स का, तकरीबन वेटेज वाइज देखोगे तो इट इज 30%। आपका करंट अफेयर 30%। कब तक का करंट अफेयर? लेट सपोज दिस इज द मंथ ऑफ February, इफ इन द मंथ ऑफ March नोटिफिकेशन कुड कम आउट और जून तक ये पेपर कंडक्ट हो जाएगा। अगर जून तक ये पेपर कंडक्ट हो रहा है तो आपने करंट अफेयर पढ़ने हैं पिछले साल 2021 के मई से लेके मई तक। मींस अब आपके लिए करंट अफेयर कौन से हैं? 2021 महीना है मई ऑनवर्ड। मई ऑनवर्ड से पढ़ना शुरू कर दो टू बी एट सेफर साइड। तो मई ऑनवर्ड आपके लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये करंट अफेयर आपको पढ़ के जाने हैं। तो इस पे आप लोगों ने फोकस करना है, क्योंकि ये पेपर उस बच्चे का क्वालिफाई होगा जिसने टाइमली इस पेपर को तैयार करना शुरू किया। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास NT अलाइड के कंबाइंड 11 बैचेज है। लास्ट बैच 7 Feb को बना था, पहला बैच आपका अगस्त में बना था।
तो आप एक उदाहरण लेके जाइए, 4 महीने का बैच है, जिसने पिछले साल अगस्त में बैच ज्वाइन किया होगा, वो तो इस टाइम पे 3rd फेज ऑफ रिवीजन में है, और जिसने अब बैच शुरू किया होगा वो रिलेटिवली बैकफुट पे है। तो मींस आप जितना जल्दी इस तैयारी को शुरू करोगे, इसलिए मैं एक चीज बहुत क्लियर करता हूं, कॉलेज के बच्चों को मैं बहुत क्लियर कहता हूं कि कॉलेज का वो टाइम होता है जो हम सबसे ज्यादा जाया करते हैं, बर्बाद करते हैं। अगर इसी टाइम में से हम दिन के 2 घंटे भी इफेक्टिवली अपने लिए निकालना शुरू कर दे, 2 से 3 घंटा निकालो, 1 साल आप अपना बचा सकते हो। बाय द एज ऑफ 21 एंड 22 यू कुड एबल टू गेट प्लेस्ड इन अ गुड गवर्नमेंट जॉब। तो अगर आप अपने सेकंड ईयर से तैयारी शुरू करते हो, फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू करते हो, तो वेल एंड गुड है। आप लोगों के जो जानकार हैं, जो भाई बहन हैं, आप उनको बता सकते हो कि हमारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी बैच चल रहा है। आरंभ हम उसको बोलते हैं। आरंभ का मतलब क्या है कि हम लोगों ने चीजों को शुरू करना है। तो आरंभ बैच के अंदर हम 6ठी से लेकर 10वीं क्लास, फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10 सारी एनसीईआरटीज को एचईएस पर्सपेक्टिव से, आईएएस पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे हैं। अगर वो एनसीईआरटीज के पढ़ने का कोई तरीका देख ले, हमने जो लेक्चर डिलीवर करे, जो नोट्स दिए हैं, आप देखोगे उससे इतनी स्ट्रांग फाउंडेशन बन जाएगी कि जिस बच्चे ने 2 साल बाद कोई कंपटीशन का एग्जाम देना है, उसकी तैयारी फर्स्ट ईयर से हो जानी चाहिए। एग्जाम्पल लेता हूं, हमारा एक स्टूडेंट है दिलप्रीत, वो पैक में फर्स्ट ईयर में हमारे पास आया था, एंड बाय द एज ऑफ 22 ही वाज अ पीसीएस ऑफिसर, रैंक 12 आया उसका, नायब उसका तहसीलदार बना। अगले साल फिर पीसीएस का एग्जाम आया, उसने दिया, ही गॉट रैंक 7 दिस ईयर इन 21, एंड इन 21 इन हिज वेरी सेकंड अटेम्प्ट ही कुड एबल टू क्रैक आईपीएस, और 22 साल 23 साल के एज में वो आईपीएस लग गया। अब आप देखो उसका 37 ईयर्स ऑफ सर्विस है, अभी उसकी 37 ईयर्स ऑफ सर्विस, इतनी बड़ी सर्विस में वो डीजीपी रैंक तक जाएगा। तो आप समझो कि गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन इज टाइम बेस्ड, जितना जल्दी चले जाओगे उतना आगे तक जाओगे। तो इसलिए मैं कॉलेज के विद्यार्थियों को बोलता हूं कि अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी को करना है तो बेस्ट क्या है, स्टार्ट इट ड्यूरिंग द कॉलेज डेज, बी यू आर इन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, जितनी जल्दी शुरू करोगे कभी भी पछताओगे नहीं। हम लोग क्या करते हैं, आदत क्या होती है, टाल मटोलिए, फर्स्ट ईयर ही तो है, सेकंड में कर लेंगे, सेकंड भी ऐसे निकल गया, थर्ड में कर लेंगे, थर्ड भी निकल गया, फिर 21-22 साल के बाद घर वालों से कह रहे यार लाओ जी लाख रुपए दो, जरा चंडीगढ़ और दिल्ली पढ़ने जाना है। पहले तो उनका ग्रेजुएशन में पैसा खर्च करवाया, फिर लाख 1.5 लाख रुपए और खर्च करवा दिया। मींस जो काम शायद 19 साल में शुरू करते, घर वालों का पैसा बचाते, अपने साल बचाते, वो आप 21 साल में जॉब ले लेते टाइमली। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी, इट इज द ओनली एंटिटी विच इज इरिवर्सिबल इन नेचर। पैसा गवाया जा सकता है, कमाया जा सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है। टाइम इज द ओनली थिंग विच इज इरिवर्सिबल। अगर ये एक बार निकल जाता है, ये नहीं आएगा। तो मींस आप जो 18, 19, 20 साल में प्लान आउट कर सकते थे, 2 घंटा दे सकते थे, 3 घंटा दे सकते थे, वो आपने बर्बाद कर दिया। तो मैं कॉलेज वाले बच्चों से बोलूंगा, इफ यू आर इन थर्ड ईयर, आपको आज तैयारी शुरू करनी है, ताकि अगर 2023 में पास आउट हो तो बाय द टाइम यू आर डन विद योर ग्रेजुएशन यू शुड हैव अ जॉब इन योर हैंड। ऑलराइट, आप देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो 50,000 बच्चा पेपर दे रहा था, आज से हमारे टाइम पे ना ये 30,000 था। तो हमारे टाइम पे सीट तब भी 100-110 थी, बच्चा था 30,000, आज बच्चा है 50,000, सीट जो है घट गई है। और मैं आपको अगर कट ऑफ दिखाऊंगा ना, हमारे टाइम पे और आपके टाइम पे कट ऑफ में डबल का फर्क पड़ गया है। तो मींस तेजी से कॉम्पिटिटिव, आप देखो ना, बच्चा टाइम के साथ स्मार्ट हो रहा है, बच्चा टाइम के साथ इंटेलिजेंट हो रहा है, उसके पास ये फोन है उसकी जेब में, उसके पास ऑनलाइन अच्छी क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं, बढ़िया फैकल्टीज है, एक्सपोजर है, टेक्नोलॉजी है, तो उसकी क्लियर करने की संभावनाएं भी ज्यादा है। तो मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम द लेवल ऑफ कंपटीशन इज गोइंग टू इंक्रीज। तो इफ यू आर लूजिंग अ ईयर, यू आर ऑलमोस्ट लूजिंग अ डिकेड। तो आप जितना देर कर रहे हो उतने कंपटीशन के अंदर एंटर कर रहे हो, उतना टफ हो रहा है, उतना पिछड़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ऑलराइट, तो इफ यू आर गोइंग टू प्लान फॉर दिस एग्जामिनेशन यू नीड टू मेक इट वेरी श्योर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट टाइमली। जितना आप टाइम की लेवरेज ले लोगे, समय पे शुरू करोगे, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है आप क्लियर करोगे इस एग्जाम को। आप जितनी देर करोगे, विलंब करोगे, उतना फंसोगे, उतना स्ट्रेस पालोगे, पेपर तो क्वालिफाई करना दूर की बात होगी। क्लियर है जी? तो आप इन 3 कंपोनेंट को ध्यान में रखिए। तो करंट अफेयर पिछले साल से, ऑलराइट, एचपीजी के टफ है, जगमोहन बलोखरा 1600 पेजेस की किताब है, समझ आती नहीं है, हिस्ट्री इतनी पेचीदा है। हिमाचल में हर डिस्ट्रिक्ट के 1000 राजों के नाम ऑलमोस्ट सेम, उनके इतने सारे कल्चरल एस्पेक्ट, इतने फोर्ट्स, इतना डांस फॉर्म, इतना ड्रामा,
है ना, इतने टाइप के फेस्टिवल्स, इतने टाइप के ट्राइब्स, इतना कुछ पढ़ना है, उनको याद रखना है, ना कि पढ़ना है, याद रखना है, और प्रिसाइजली याद रखना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, गलत करोगे तो मार्क्स भी कटवाओगे। तो मींस प्रिसाइजली चीजों को याद रखना और पढ़ने में फर्क है। तो आपने प्रिसीजन से काम करना है, क्योंकि आप 50,000 में से 110 के लिए फाइट कर रहे हो। क्लास का टॉपर, आप देखो ना हिमाचल के अंदर क्लास का टॉपर भी निकालोगे तो पूरे हिमाचल के स्कूल्स और कॉलेजेस निकालोगे तो भी 1000 से तो ज्यादा होंगे। तो मींस जो टॉपर्स भी होंगे, जो क्रीम ऑफ द क्रीम है, उनमें से भी क्रीम ऑफ द क्रीम निकलेंगे जो इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है जो क्लास में फर्स्ट आ रहा है वही निकलेगा, जो मेहनत कर रहा है। इसमें कंपटीशन डिफरेंट है, इसमें कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है और डायरेक्शन है। तो मींस बेस्ट ऑफ द लॉट में मींस आप अगर कंसिस्टेंटली बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट इसको प्रिपेयर करते हो, हार्ड वर्किंग हो, आप पेपर को क्वालिफाई करके 110 में आ सकते हो। ये मैं डेटा इसलिए बता रहा हूं कि आप समझिए कि लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है। हम क्या करते हैं, पेपर को बड़े ना लाइट वे में तैयारी करते हैं। जो मैंने देखा है 100% लेवल पे, ये 110 में से जो असल में सीरियस बच्चा है ना, वो 1000 भी नहीं है 50,000 में से, कि जिसके अंदर दम था पेपर को क्वालिफाई करने का। बाकी जो हिमाचल में बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ तैयारी कर रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि वो तैयारी करें, लेकिन वो पेपर से कोसों दूर है। अगर आप पेपर को स्ट्रेटेजिकली तैयार नहीं कर रहे तब तक आप पेपर को तैयार ही नहीं कर रहे। क्लियर? तो हमने देखना है 30% का तो एचपीजी के, 30% का हमारा करंट अफेयर है। तो मींस 60% वेटेज तो इन दोनों की है। आपका पूरा जनरल स्टडीज 40% वेटेज मींस 80 सवाल आएंगे 200 में से। अब पूरा जीएस का मतलब समझाओ मैं आपको। पूरे जीएस में हिस्ट्री, एंशिएंट मेडाइवल कल्चर, मॉडर्न, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट, गांधीयन थॉट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारे एस्पेक्ट आएंगे, तब जाके आपके 80 सवाल आएंगे। और हम क्या करते हैं, पूरे साल लक्ष्मीकांत उठा के घूमते रहते हैं। हम क्या करते हैं, पूरे साल स्पेक्ट्रम उठा के घूमते रहते हैं। बार बार कहते हैं यार हमने तो एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ ली है। पेपर कितना आते ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से? 10 में से 3 सवाल आएंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से, 7 सवाल नहीं आते। एनवायरमेंट की तो कोई एनसीईआरटी स्टैटिक है ही नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा ही नहीं बुक से आपकी, गांधीयन थॉट की कोई किताब ही नहीं है। तो मींस मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस तो हम पढ़ के ही नहीं जाते। हम आउट ऑफ 200 सारी एनर्जी लगाते थे लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम पे। 90% बच्चा यही पढ़ता है, 2 किताबें सबको पता है। तो स्ट्रेटेजी फेलियर। और घर वाले कहते हैं बच्चा हमारा बड़ा पढ़ता था, पता नहीं इसका भाग्य साथ नहीं देता। कोई कहते हैं ये जनरल कैटेगरी क्या है इसलिए तैयारी नहीं क्लियर नहीं कर पाता। तो कई सारे बहाने हैं, लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक फेलियर है ये, मेहनत की बात नहीं है। 10 घंटे पढ़ने वाला बच्चा भी फेल होता है अगर उसकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है। 2 घंटे बच्चे पढ़ने वाला बच्चा आईएएस बनता है क्योंकि स्ट्रेटेजी सही है। तो दीज आर द एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक एग्जामिनेशन। मैं पिछले साल से बोल रहा हूं, कई बार बोल रहा हूं सेशंस में, कि आप केवल हार्डवर्क के बदौलत इन एग्जाम को नहीं निकाल सकते। दिशाहीन तैयारी करना बेकार है। क्लियर? तो इसी में सिंपल फंडा 3 पिलर हैं, एचपीजी के, करंट अफेयर्स और पूरा जनरल स्टडी सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का विस्तार बहुत ज्यादा है। इस स्लाइड में अगर आप देख सकते हैं तो मॉडर्न इंडिया है ना, इंडियन कल्चर है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे एस्पेक्ट हैं। साइंस एक एस्पेक्ट है। तो डिटेल हैं चीजें। अगर आप देखोगे पेपर जैसा ऐसा आपका दिखेगा। पेपर बोलता है 200 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे में पूरा पेपर करना है। पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लेवल का है। हर गलत क्वेश्चन में 0.25 मार्क्स डिड्यूस भी होगा। इसलिए मैंने बोला कि प्रिसीजन के साथ करना जरूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं करता, बस पढ़ता रहता है, उसको ऐसा लगता है कि उसको सब आता है। पेपर में करने गया, बहुत खुश हुआ, बाहर आके सारे दोस्तों को बोला मैंने 200 में से 180 क्वेश्चन करे हैं, आई विल बी इन टॉप 10। जब पेपर का रिजल्ट आता है उसका प्रीली भी क्वालिफाई नहीं हुआ, टॉप 10 तो दूर की बात है, वो टॉप 1000 2000 में भी नहीं था। कारण क्या रहा? उसका कारण रहा ओवर कॉन्फिडेंस। उसने कभी सोचा ही नहीं कि प्रिसीजन कितनी है उसके एग्जामिनेशन में। उसने 180 में से 150 गलत किए और 30 क्वेश्चन सही किए। 30 क्वेश्चन सही करने के उसको मिले 60 मार्क्स। 150 क्वेश्चन गलत करने के लिए 0.25 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसके 37.5 मार्क्स कट गए। इसके इतने मार्क्स कटे तो टोटल इसने 23.5 मार्क्स ही आए, और ये उम्मीद लगा के बैठा था मेरे 180 नंबर आएंगे, तो ये तो बॉटम 10 में भी नहीं आया। तो दिस इज द थिंग, ओवर कॉन्फिडेंस। तो प्रिसीजन से तैयार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ी भी ऊपर नीचे हुआ तो आंसर आपका गलत हो जाएगा।
तो मींस अगर आपने जिन्होंने तैयारी कर ली है वो अब इस टाइम पे रिवीजन पे ध्यान दो। रिवीजन से प्रिसीजन बढ़ती है, जो शायद होने की संभावना है वो सटीक ढंग से बैठेगी। तो जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जिन्होंने पहले एलाइड का पेपर दिया हुआ है, कई सारे बच्चे हैं जो प्रीलिम से बाहर हुए हैं, उनके लिए बेस्ट तरीका है ये कि वो अपने रिवीजन पे आ जाओ। जिन्होंने तैयारी शुरू करनी है उनके लिए भी बहुत देर नहीं हुई, 0 से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में अभी 5-6 महीने, 4 से 5 महीने तो कम से कम है, तो इतने टाइम में तैयारी हो जाती है। क्लियर। दूसरी बात, अब अगर हम कट ऑफ को देखें, आउट ऑफ 200 कट ऑफ देखो, जनरल कैटेगरी की, अभी लास्ट ईयर की बात है, जनरल कैटेगरी 87.25, जब यामिनी का रैंक 1 आया उसी टाइम की ये कट ऑफ है। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ पेपर इज वेरी सिंपल। अगर इतनी कट ऑफ को क्लियर करना कोई कठिन काम नहीं है, इजीली क्वालिफाई हो सकती है, इजीली, लेकिन रणनीति के तहत। ऐसे ही देखेंगे, अगर एससी की जो कट ऑफ है 61, एसटी की 78, ओबीसी 68, ये अन्य कैटेगरीज की कट ऑफ है। तो इन कट ऑफ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि ऑल्दो बहुत सारे बच्चे अपियर हो रहे हैं, लेकिन 87 मार्क्स अगर मैं बताऊंगा जिस तरीके से, उस तरीके पे चलोगे तो आप ले आओगे, कोई आपको कठिनाई महसूस नहीं होगी। क्लियर। अब देखिए मेंस एग्जामिनेशन के नेचर और पैटर्न को देखिए। मेंस एग्जाम के अंदर अगर आप देखेंगे 150 मार्क्स और 150 मार्क्स के 300 मार्क्स की हैं लैंग्वेजेस। अब ये इससे आपको ये आइडिया आएगा, जिस बच्चे 2200 बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था लास्ट ईयर, तकरीबन 2000 की संख्या थी, उनमें से जिन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, उसमें से जो मेंस को नहीं क्वालिफाई कर पाए, 110 के अंदर नहीं आ पाए, उन्होंने क्या गलतियां करी होंगी। पेपर मेंस के अंदर 3 है, मैंने पहले भी बताया था, हिंदी इंग्लिश 2 भाषाएं हैं। 3rd नंबर पे आपका सामान्य ज्ञान का पेपर है, जीएस का पेपर है 200 मार्क्स का। तो आउट ऑफ 500 जीएस इज जस्ट फॉर 200 मार्क्स। हमारा थ्रस्ट एरिया, जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनका थ्रस्ट एरिया होता है इन 200 मार्क्स के ऊपर। वो फिर से क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम उठा के घूमेंगे, 2-4 एनसीईआरटीज पढ़ लेंगे, अखबार पढ़ने लग जाएंगे, अचानक से उनको लगेगा करंट अफेयर से सवाल आएंगे और पूरी एनर्जी डालेंगे यहां पे बिना ट्रेंड एनालिसिस को किए। अगर हम देखेंगे करंट अफेयर से ज्यादा सवाल नहीं आते, स्पेक्ट्रम से भी सवाल नहीं आते, पॉलिटिकल के क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से नहीं आते। नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज एनालिटिकल। ये क्वेश्चन उनके ज्यादा सही होंगे जिन्होंने एचएस की अच्छी तैयारी करी होगी, क्योंकि मेंस का पेपर चाहे वो 200 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन आते 200 मार्क्स के, उनका जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड एनालिटिकल है, वो स्टैंडर्ड रट्टे वाला नहीं है। स्पेक्ट्रम रट्टे वाला, आपकी लक्ष्मीकांत रट्टे वाली किताबें हैं, एनसीईआरटी स्टेट है, एनालिसिस पूछा जाता है। एनालिसिस बेस्ड पे तैयारी आप सेल्फ स्टडी में बहुत अच्छी नहीं कर सकते, बहुत अच्छी, जब तक आपका शार्प माइंड नहीं है, आप जब इंफॉर्मेशन निकालते तो एनालिसिस बेस्ड नहीं निकालते, तब तक आप नहीं कर सकते। दूसरी बात है, हिंदी और इंग्लिश को हम अंडरमाइन करते हैं, अंडरस्टिमेट करते हैं, और हम सोचते हैं यार हिंदी तो है जिंदगी। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई हमारा तो मीडियम हिंदी है, वो अपने को मानते हैं इसमें 30 मार्क्स, और वो हिंदी वाला हिंदी में अड़ता है जाके, क्यों, इसमें तो टेक्निकल हिंदी है, इसमें तो ग्रामर आती है, इसमें तो एस्से लिखना है। वो आम बोलचाल की हिंदी अलग है, अगर आपने पेपर देना है हिंदी में वो अलग है। उसमें निबंध लिखने को आ गया, उसमें लेटर लिखने को आ गया, उसके अंदर ट्रांसलेशन आ गई, हिंदी टू इंग्लिश। इंग्लिश भी तो अच्छी होनी चाहिए थी हिंदी वाले की, ट्रांसलेशन में फंस गए, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आ गई, फिर फंस गए। तो मींस इसको तैयार करना पड़ेगा, लाइटली नहीं लिया जा सकता। सेम गोज फॉर इंग्लिश। जो इंग्लिश मीडियम वाले वो सोचते हैं यार कॉन्वेंट में एजुकेशन लिया, इंजीनियरिंग एमबीबीएस कर लिया, इंग्लिश तो आती होगी, मुझे आती होगी, लेकिन 150 में से 75 नंबर लायक, टॉपर को चाहिए थे 105 110, तो आप आने वाला हो, आप एवरेज हो, आप टॉपर नहीं हो, आप सिलेक्टेड नहीं हो। यही फर्क होता है सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड में। वो चीजों को अंडर एस्टिमेट करते हैं और खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और इन क्षेत्रों में जाके डूबते हैं। तो रीजन ऑफ फेलियर है, अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर पेपर दे रहे हो, ये आंख बंद करके सोच के दो, अगला मौका 1 साल बाद 2 साल बाद देने को मिलेगा। 2 साल के बाद आज 50,000 बच्चा बैठा, 2 साल के बाद 70,000 बच्चा होगा बेरोजगार, वो पेपर दे रहा होगा, और नया बच्चा आपसे ज्यादा शार्प होगा, आपसे ज्यादा एनर्जी होगी। हो सकता है उसने फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू करे, आपके साथ जब वो पेपर देगा 4 साल की तैयारी करके देगा। अब हमारे साथ इतने सारे बच्चे फर्स्ट ईयर से लग गए, अब उनसे आप कंपीट करके दिखा दो अगले साल। वो अगले साल जब कंपीट करेंगे वो 3 साल की तैयारी लेके बैठे हैं और फुर्सत से करी हुई तैयारी 5-5 घंटा 3 साल से पढ़ रहे हैं, उनको पछाड़ के दिखा दो।
तो मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपटीशन इज गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट. तो टू सर्वाइव इन दैट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट you need to be very very well prepared. So this is the requirement of the examination and in the modern times. तो आप इस चीजों का बहुत ख्याल रखिए कि स्ट्रेटेजिक फेलियर नहीं होने चाहिए. हमने अपने टाइम पे ब्लंडर किए स्ट्रेटेजिक, आज आपको बता रहे हैं विद आवर एक्सपीरियंसेस ऑफ फेलियर्स कि ये सारी चीजें हमारे फेलियर के एग्जाम रीजन बनी है. आप ये मत कीजिए, नहीं तो आप में और हम में, हमें 10 साल पहले ये पेपर देते, हम ये एक्सक्यूज तब भी मान सकते हैं कि वी वर लैकिंग इन दी अवेयरनेस एक्सपोजर. हम एक छोटे शहर से आए थे, हमें नहीं पता था क्या होता है. हमारे टाइम पे मीडिया नहीं था इतना ज्यादा एक्टिव. आपके टाइम पे यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, एवरीथिंग इज एट अ क्लिक अवे. तो आप ये एक्सक्यूज देना अफोर्ड नहीं कर सकते. क्लियर? ये नेचर ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन है. इट हैज टू बी ड्यूली रिस्पेक्टेड और इसी रिस्पेक्ट के साथ, इसी रेफरेंस के साथ आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे. ऑलराइट, चलो जी. अब मेंस के अंदर आप देखेंगे जो नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन है, 34 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स के क्वेश्चन है. ये केवल जनरल स्टडीज के लिए ट्रू है. एंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन जब आप देखेंगे, अब नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी एनालिटिकल बेस. एनालिटिकल है, सरल नहीं है सवाल. एनालिसिस इज रिक्वायर्ड. आंसर राइटिंग, यहां से रोल होता है आंसर राइटिंग का. अब यहीं पे एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जो मैंने बात पहले बोली थी और अधूरी छोड़ दी थी, कि कुछ बच्चे जो है तैयारी घर पे बैठ के करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट जाके करते हैं, कोचिंग करते हैं. हर मॉडल हर किसी के लिए ट्रू नहीं है. पहले तो हम इस चीज को बॉटम लाइन मान लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं आप एक क्लास की संरचना देखिए. एक क्लास है, इसमें 10% बच्चे, हर क्लास में तकरीबन 10% बच्चे बहुत सीरियस होते हैं. इंटेलिजेंट वर्ड यूज नहीं करूंगा, सीरियस यूज करूंगा. सीरियस का अर्थ यहां पर है वो डिसिप्लिन है. क्लास में उनको होमवर्क मिलता है, वो घर जाते हैं, होमवर्क को करते हैं, अगले दिन विद होमवर्क वापस आते हैं. उनको टीचर ने जो काम दिया, क्लास टेस्ट होंगे, वो बहुत सीरियसली पढ़ेंगे. जब मेंस का टेस्ट होगा, हाफ ईयरली होंगे, सेमेस्टर टेस्ट होंगे, कॉलेज के टेस्ट होंगे, वो सीरियसली पढ़ेंगे और दे विल बी इन टॉप 10. फर्स्ट और 10 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, सीरियसनेस ऊपर नीचे, थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस का फर्क है. कुछ बच्चे हैं जो 90% है, और ये हिंदुस्तान के मैक्सिमम बच्चे हैं, ये दुनिया के मैक्सिमम बच्चे हैं. हर जगह ऐसे होता है, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है. तो 90% जो बच्चा है, ये बच्चा रिलेटिवली लेस सीरियस है. इसको होमवर्क, ये मेरे जैसा है या ये बाकी 90% जैसा है कि होमवर्क मिला, मन किया तो किया, नहीं किया नहीं किया. ठीक है, ये बच्चा लगातार एकेडमिक में 10 रैंक के नीचे ही है. वो नालायक नहीं है, वो नॉन इंटेलिजेंट भी नहीं है. उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाई नहीं है. आप इस बात को समझिए, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाई नहीं है. वो पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस नहीं है. हो सकता है उसके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत कर रहे हो, रोज होमवर्क करवा रहे हो, उसकी इच्छा नहीं करती. एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स कोई ध्यान नहीं देते, आप कहते हो उसके पेरेंट्स तो ध्यान भी नहीं देते, उसकी स्कूल भी बहुत एवरेज है, लेकिन वो ब्रिलियंट है क्योंकि वो बहुत सीरियस है. ये जो एग्जामिनेशन है, अब देखो, ये 10% बच्चा अगर सेल्फ स्टडी भी करेगा तो ये क्वालिफाई कर जाएगा. ये सेल्फ स्टडी से भी क्वालिफाई करेगा. एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि ये 10% बच्चा यामिनी ठाकुर है, ये 10% बच्चा आकांक्षा है, ये 10% बच्चा शिप्रा है. आपको टॉपर्स ऐसे ही मिलेंगे, बहुत कम होंगे जो ये बच्चा सक्सीड होकर रैंक लाएगा. रीजन है, ये थ्रू आउट एकेडमिक्स, ये मेरे जैसा है, थ्रू आउट एकेडमिक्स नॉन सीरियस रहा. इसने एक बार, अब इसमें से भी कौन सक्सेसफुल होते हैं, इन 90% में से 2-3% होंगे जिसको अवेयरनेस आ गई, यार अब बहुत गलतियां हो गई हैं, कॉलेज भी हो गया, स्कूल भी हो गया, अब मैं सीरियसली पढ़ाई करूंगा और मेरे माँ बाप पे जेन्युइनली पैसे की कमी है, बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते, करोड़ों रुपया नहीं पड़ा, विदेश भेज दिया, दिल्ली पढ़ा दिया, चंडीगढ़ पढ़ा दिया, डिसेंट एक जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट में है, फार्मिंग बैकग्राउंड से है, तो मेरे को थोड़ा सीरियसनेस लानी चाहिए और मैं दिल लगा के 1 साल पढ़ूंगा और मैं पेपर को क्वालिफाई करूंगा. कर जाते हैं ऐसे बच्चे. लेकिन ये इस 90% में से भी 2 या 3% ऐसे होते हैं जिनको ये रियलाइजेशन इनसे थोड़ी बाद आई है. इसको पहली क्लास में आ गई थी, इसको 21 साल में आई है. हो जाता है 21 साल में भी रियलाइजेशन आ जाती है. तो 21 साल में भी रियलाइजेशन आ जाती है. क्लियर? ये लोग सेल्फ स्टडी से भी क्लियर कर जाते हैं. बाकी के जो बच्चे हैं उनमें डिसिप्लिन ज्यादा नहीं है. वो एक जगह बैठते हैं तो चंचल मन है ना, मंकी माइंड जिसको बोलते हैं, बैठ ही नहीं पाते. लोग कहते हैं हार्डवर्क से पेपर निकल जाता है. एक बच्चा कहता है यार मैं मानता हूं हार्डवर्क से निकल जाएगा, लेकिन हार्डवर्क करने के लिए एक जगह पे 5 घंटा बैठने कैसे, मेरे को कोई ये बता के दिखाए पहले. उसका चैलेंज हार्डवर्क नहीं है, उसका चैलेंज एक जगह पे बैठना है.
तो अलग अलग टाइप के बच्चे के चैलेंजेस हैं। तो मींस ये जो 90% बच्चा है, ये बच्चा सेल्फ स्टडी के लिए नहीं बना है, क्योंकि ये बच्चा डिसिप्लिन नहीं है। और जो बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो सकता, वो अपना टाइम टेबल तो नहीं बना सकता, वो ऑनलाइन मेहनत करके अपने स्टडी मटेरियल नहीं बना सकता, वो खुद किताबें छांट के नहीं निकाल सकता। तो इसमें सेल्फ स्टडी में मेहनत बहुत ज्यादा है। देखिए इसके अंदर मेहनत क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपको खुद पता करना पड़ेगा कौन सी किताबें, टॉपर्स के पीछे पीछे भागना पड़ेगा, मेंटोर के पीछे भागना पड़ेगा। तो आप इसमें भागदौड़ करके, क्योंकि आप डिसिप्लिन हो, आप भागदौड़ करके मटेरियल इकट्ठा करके खुद अपनी डेट शीट बना के, टाइमलाइन बना के, स्केड्यूलिंग करके पढ़ सकते हो। ये केवल वही पढ़ सकता है जिसने ये 15 साल से किया हो, 20 साल से पढ़ रहा हो, इसी मेथड से पढ़ रहा हो, पूरी स्कूलिंग और कॉलेज में इसी तरीके से पढ़ा है। जिसने इससे नहीं पढ़ा वो इस मेथड को ना ट्राई करे, दे विल एंड अप लूजिंग 3 to 4 गुड ईयर्स। क्योंकि क्या होता है, ये है जो है जिसको कहते हैं मीठा जहर, कि यार 2 नंबर से रह गया इस बार प्रीलिम्स, बहुत सारे हैं 2 नंबर से रहने वाले, हजारों हैं। कट ऑफ आप देखो ना, डेसिमल में आती है, 87.34 आई थी ना कट ऑफ डेसिमल में, एक एक नंबर पे 1000 बच्चा बैठा होता है। तो अगर आप 2 नंबर से बैठे हो, आप 10,000 बच्चे पीछे थे, आप 2 नंबर से पीछे नहीं थे। क्लियर? तो मींस ये जो बच्चा है ना, ये लगता है यार 2 नंबर 3 नंबर से रह गया, इस साल मींस लिखने को मिल गया, प्री तो हो गया था, अगली बार मींस निकाल दूंगा। ग्रेजुअल प्रोग्रेस, 5 साल में पेपर निकलेगा। 5 साल 21 साल की एज में शुरू किया था, 26-27 साल की उम्र में पेपर क्वालिफाई किया। एक बच्चा 22 साल में क्लियर करके आपका सीनियर बन के बैठ गया जॉब में। जब आप आओगे ना 5 साल बैठे, उसके जूनियर हो गए, आपके जूनियर भी आपके सीनियर हो चुके होंगे, ऐसा भी हो सकता है और हुआ भी है। तो टाइमली प्रिपरेशन करोगे तो ये ब्लंडर नहीं करोगे। तो मींस इफ यू आर अमंग दोज 90% यू आर नॉट मेंट फॉर सेल्फ स्टडी, आप कोशिश करो किसी गाइडेड चैनल में पढ़ो, चाहे वो हम हो कोई भी हो, गाइडेड चैनल। एटलीस्ट आपको वो एटमॉस्फेयर तो मिले, बने बनाए कोई बोले यार ये किताब पढ़ ले बस तू, इससे हो जाएगा सिलेक्शन। कोई ऐसा बोलने वाला मिले, कोई कान खींचने वाला मिले, तू पढ़ रहा है या तेरे जो है लगाओ दो। तो मींस दे नीड गाइडेड सेल्फ स्टडी, दे नीड डिसिप्लिन इंड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड, दे आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन्ड। इस चीज को आप ध्यान रखो। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि मैक्सिमम जो फेलियर्स हैं, हम जैसे जो फेलियर्स हैं, वो इस मेथड को आइडेंटिफाई ना करने की वजह से है। क्लियर? तो जो फेलियर है वो सेल्फ स्टडी वाले, वो 10% कंसिस्टेंट बच्चे के नहीं है। कंसिस्टेंट बच्चा जो है ना, 1 साल मान लो उसने सेल्फ स्टडी करी, नहीं हुआ ना, वो अगले साल निकाल देगा, नहीं तो उसके अगले निकाल देगा। एटलीस्ट वो कंसिस्टेंट है, वो लगातार क्लास में टॉप 10 में आया है और 15 साल आया है, उसको पता है कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, कैसे पढ़ना है। कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा है, कछुए की चाल से भी पढ़ेगा, फर्स्ट आ जाएगा। आप में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही है। 6 महीना घूमे फिरे, जिस दिन नोटिफिकेशन आ गई फिर से बैठ गए किताबें लेके, 6 महीना खूब पढ़े, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मस्ती, फिर नोटिफिकेशन आ गई, फिर 6 महीना। आपने 3 साल के टेन्योर में 8 महीना पढ़ाई करी इफेक्टिवली। ये है इनडिसिप्लिन और इनकंसिस्टेंसी जो 90% बच्चों के फेलियर का कारण बनेगी। तो इस मॉडल को आइडेंटिफाई करो, अपने को आइडेंटिफाई करो, ताकि आप देख लो यार मैं जो है किस दिशा में जा रहा हूं, और मैं अपने साल तो नहीं खराब कर रहा और अपने पेरेंट्स के बस पैसे तो नहीं खराब कर रहा। क्लियर? सेल्फ स्टडी घर पे बैठ के, अगर किसी को ये गलत फहमी है कि वो घर पे बैठ के अपने पेरेंट्स के पैसे बचा रहा है और सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो वो एक एक्सक्यूज है आपकी। जो अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते या आप तैयारी भी नहीं करते, कहीं तो नौकरी करते, 15-20-25 हजार रुपए कमाते, तो आप 3 साल अगर घर पे बैठ गए हो तो देख लो कितने पैसे का नुकसान किया आपने, और साल अलग खराब किया, करियर और खराब किया। 3 साल बाद जब दोबारा इस नौकरी में जाओगे तो 15 की जगह 10,000 रुपए मिल रहे होंगे आज, क्योंकि स्किल सेट तो जीरो है। आपसे नया बच्चा जो आ गया तैयारी, नया बच्चा जो जॉब करने आया है, वो आपसे शार्प है, आपसे ज्यादा एनर्जी है, वो 21 साल की उम्र में आपसे कम पैसे लेके काम करेगा। तो मींस यू आर लूजिंग योर ईयर्स, और वो ईयर्स की कोई कीमत नहीं है। तो ये मत सोचो कि अगर आप सेल्फ स्टडी बैठ के कर रहे हो तो आप पैसा बचा रहे हो, आप नुकसान कर रहे हो अगर आप इस प्रकार का बच्चा नहीं है। तो हर किसी के लिए अलग केस है। क्लियर है जी? अच्छा जी, अच्छा यामिनी ठाकुर के एक बार मैं मार्क्स आपको दिखा देता हूं। ये इसलिए है ताकि आप स्ट्रेटेजिकली चीजों को समझ पाओ। यामिनी की अगर आप देखोगे मेंस के अंदर, मेंस में मैंने आपको बताया था 150 नंबर का हिंदी और इंग्लिश है और 200 नंबर का जीएस है। इसके 200 में से 91 मार्क्स आए थे जीएस के अंदर, 200 में से 91, और हिंदी इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर 104 मार्क्स है दोनों में। तो मींस हिंदी इंग्लिश की वजह से रैंक 1 आई है। जीएस के अंदर मेरे और भी स्टूडेंट है, जीएस के अंदर ऑलमोस्ट जो टॉपर्स रहे 80 to 90 के बीच में सबके मार्क्स हैं। तो शी वॉज शार्प, इसने आइडेंटिफाई किया
कि यार हिंदी इंग्लिश गेम है, चलो जोर मारते। शी इज वेरी वेरी गुड विद इंग्लिश एंड हिंदी, वेरी गुड। अगर आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो शी हैज रेड अ पोएट्री ऑल्सो, बहुत अच्छा लिखती है। तो आप देखो कहां पे एफर्ट मारने से रैंक वन आएगी, कहां से एफर्ट मारने पे सिलेक्शन आएगी। हिंदी जबरदस्ती सामान्य ज्ञान से लगाव है, सामान्य ज्ञान की वेटेज ही कुछ नहीं है। तो पेपर देखो क्या पूछा जा रहा है, उसकी तैयारी करो। ये मत बोलो कि जी मैं क्रिकेट खेलूंगा क्योंकि मैं फुटबॉल में बहुत अच्छा हूं, ये दो अलग बातें। तो मींस आपका सामान्य ज्ञान से प्यार हो सकता है, लेकिन उसके पेपर के अंदर वेटेज जो है कम है। आउट ऑफ 500 इट इज जस्ट 200, द अदर 300 इज फॉर लैंग्वेजेस। तो यू नीड टू रिस्पेक्ट दिस थिंग कि इफ दे आर आस्किंग फॉर लैंग्वेजेस यू नीड टू मेक श्योर यू आर गुड एट इट। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। क्लियर। अब हमारे बहुत सारे वाइंड अप करते हैं सेशन को, हमारे बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव है, आपकी इस तैयारी को हेल्प करेंगे। चाहे आप घर बैठ के कर रहे हैं, चाहे आपने किसी भी एकेडमी से कहीं से भी, चाहे हमसे भी पढ़े हो, ये फ्री इनिशिएटिव जिन्होंने तैयारी शुरू करनी है उनके लिए नहीं है। कई सारे बच्चे पूछते हैं यार एक तो आप पैसा लेके पढ़ाते हो, फिर आप कहते हो सारी तैयारी फ्री में हो जाती है। दो अलग बातें हैं। जो हमसे तैयारी करता है उसको मैंने बताया कि हम स्टडी मटेरियल देखते हैं, पूरा प्लान देते हैं, 250 लेक्चर्स हैं, उसके अंदर स्टडी मटेरियल है, उसमें से पेपर आएगा। जिन्होंने कहीं तैयारी कर ली, सेल्फ स्टडी जो करते हैं, हम उनको बहुत प्रमोट करता हूं मैं तो सेल्फ स्टडी वालों को हम फ्री में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हम पैसा लेके भी पढ़ाते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। हम बहुत सारी ऐसी सर्विसेज देते हैं जो जिसने तैयारी कर ली उसको हेल्पफुल होंगे अपने को तराशने के लिए, पॉलिश करने के लिए। ये जो सर्विसेज है इट इज जस्ट फॉर पॉलिशिंग। पॉलिशिंग का अर्थ क्या है? पॉलिशिंग का मतलब ये नहीं है कि हम जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना उसके लिए हम भी एफर्ट नहीं मारेंगे। पॉलिशिंग का मतलब है जो टॉप 10% बच्चा जो सेल्फ स्टडी से कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा है, हम उसको जरूर हेल्प करेंगे, उसको कोई बहाना नहीं मिलेगा ना सिलेक्ट होने का। तो मींस हमने क्या करना है, जैसे एग्जांपल देते हैं, गांधीयन थॉट आपको कहीं नहीं मिलता, गांधीयन थॉट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने आशीष सर से रिक्वेस्ट करी कि आप, ही इज MA इन पॉलिटिकल साइंस और गांधीयन स्टडीज में वो मास्टर्स हैं इग्नू से। तो उन्होंने क्या किया, गांधीयन थॉट को पूरा MCQ फॉर्मेट से, क्योंकि गांधीयन थॉट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, थॉट है वो, किसी का विचार है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, गांधी से क्वेश्चन आते, किताब कोई है नहीं। इन्होंने कहा मैं पूरा गांधीयन थॉट फ्री ऑफ कॉस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, जिसने पढ़ लिया उसके लिए बड़ा उपयोगी है। दूसरी बात, हम डेली आपको लाइव करंट अफेयर पढ़ाते हैं। डेली कितने बजे? 6:15 बजे योगेश सर पढ़ाएंगे, जबरदस्त डेली लाइव करंट अफेयर। अब डेली लाइव करंट अफेयर के साथ साथ हमारी वेबसाइट है civilstepphimachal.com, इसमें रोज करंट अफेयर की मैगजीन आ रही है, डेली मैगजीन भी आ रही है, मंथली भी आ रही है, ईयरली भी आ रही है, सारी मैगजीन पढ़ लो। जो लोग वर्किंग हैं उनके पास समय का अभाव है, हो सकता है वो योगेश सर का सेशन ना देख सके, वो वेबसाइट पे चले जाओ। जो देख सकते हैं, फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं कॉलेज में, वो जरूर देखो, तो उनके लिए बहुत अच्छे हैं। जिनको टाइम का क्रंच है, उनको लगता है यार आधा पौना घंटा नहीं निकल पा रहा, 15 मिनट में फटाफट पढ़ लेते हैं रोज के करंट अफेयर। civilstepphimachal.com फ्री करंट अफेयर है, फ्री, मंथली ईयरली, पिछले साल के भी पढ़ लो। तो लाइव करंट अफेयर की क्लासेज है। दूसरी बात, फिर आपके भूपेंद्र सर 1 साल के करंट अफेयर का रिवीजन करवा रहे हैं। मैंने बताया था ना मई ऑनवर्ड इंपॉर्टेंट है, ये 1 साल के करंट अफेयर का रिवीजन करवा रहे हैं। तो ये रिवीजन क्या करवाएंगे, करंट अफेयर वाया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, 1 साल के करंट अफेयर, उनको देख लो, MCQ को डाउनलोड कर लो, पढ़ लो। जिसने तैयारी कर ली उसके लिए, जिसने करनी है उसके लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो 1 साल के करंट अफेयर का क्या है, हमने कोर्स बनाया, हमारी ऐप है सिविल स्टेप हिमाचल, इसको डाउनलोड कर लो, एंड्रॉइड ऐप है सिविल स्टेप हिमाचल, इसको डाउनलोड करके रख लो। इस ऐप के अंदर फ्री कोर्सेज हैं बहुत सारे, साइन अप करो। साइन अप करना मतलब ईमेल आईडी डालो, फोन नंबर डालो, यूनिक आईडी बन गई। उसी साइन अप के तहत आप जाके स्टोर में जाओ, स्टोर में जाके आपने क्या देखना है कि जी करंट अफेयर की फ्री सीरीज है रिवीजन की 1 साल की, इसको उठा लो। जैसे इसको उठाई, इसके अंदर जो है मे ऑनवर्ड करंट अफेयर विद MCQ PDF डाउनलोड करो, सस्ते रेट पे प्रिंट आउट निकालो, पढ़ना शुरू कर दो। इसके बाहर को जाने के, पेपर जाने की बहुत कम संभावना है, तो इसको पढ़ो। ऐसे ही आशीष ने गांधीयन थॉट के MCQ करवाए, डाउनलोड करो, गांधीयन थॉट को इसमें से करो, बहुत कम संभावना है कि इसके बाहर गांधीयन थॉट जाएगा, तो इसको डाउनलोड कर लो। नोट्स डाउनलोड करो, बहुत अच्छे नोट्स है। नोट्स मींस MCQ फॉर्मेट में, नॉट इन द फॉर्मेट ऑफ डिटेल नोट्स, इन द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। तो पॉलिशिंग करने के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा हमारे एक सेशन चल रहा है, कृति मैडम रोज 10:15 बजे लाइव यूट्यूब के ऊपर
आपको एचपीजी के जिसने पढ़ लिया है उसके लिए है, नए बच्चे के लिए नहीं है। एचपीजी के जिसने पढ़ लिया है वो करे रिवीजन, टिका के पूरी जान लगा के रिवीजन करो। इस रिवीजन को करोगे तो आपका एचपीजी के बढ़िया हो जाएगा। तो इसमें बलोखरा के सारे पेज टू पेज के क्वेश्चंस बना दिए हमने, और वो सारे क्वेश्चन की रिवीजन करो। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इसको कर लोगे तो तकरीबन ये 500,000 क्वेश्चन कवर करवाने वाली मैम। तो इन क्वेश्चंस को कर लोगे, आपका वैसे सिलेक्शन के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। क्लियर? तो फ्री इनिशिएटिव है, पॉलिशिंग के लिए काफी सारे बच्चों के काम आएंगे। ऐसे ही हमारे अगर आप YouTube को देखोगे, प्लेलिस्ट का ये स्क्रीनशॉट है, गांधीयन थॉट वहां भी रखा हुआ है, लेकिन वहां नोट्स नहीं होंगे, नोट्स हमारी ऐप के ऊपर है। ऐसे ही करंट अफेयर रिवीजन है, उसके नोट्स ऐप के ऊपर है, यहां पे वीडियो देख सकते हो, ऐप पे भी देख सकते हो। तीसरी बात, एचपीजी के रिवीजन कृति मैडम वाला सेशन 10:15 बजे। तो अगर जिसने अब अपने को पॉलिश करना है, तैयारी करनी है, वो 2-3 चीजों का ख्याल रखें। मैं यहां पे लिख देता हूं 10:15 बजे एचपीजी के, ये सब रिवीजन सीरीज है, रिवीजन। दूसरा 4:15 बजे करंट अफेयर रिवीजन बाय भूपेंद्र सर, 6:15 बजे करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर बाय योगेश सर, भूपेंद्र सर बाय कृति मैम। तो ये तीनों फैकल्टीज पूरी सिंसियरिटी ऑनेस्टी के साथ आपको ये सेशंस डेली बेसिस पे विदाउट इवन अ ब्रेक ये करवा रही है टिल योर लाइट एग्जामिनेशन, पूरा फायदा उठाओ। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रैटेजिकली तैयारी करोगे, आप प्रीलिम्स को बैलेंस करोगे, प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर मैं मेंस की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। मेंस का मैंने थोड़ा सा मैक्रो व्यू बताया कि इंग्लिश और हिंदी पे जोर दो, और जो जीके आएगा उसका एनालिसिस करो, उसके फैक्ट्स मत पढ़ो, एनालिसिस, वो मैं बाद में हम एनालिसिस के वीडियोस भी डालेंगे, तो एनालिसिस को कीजिए। तो अगर आप ये सब करते हो तो बहुत कम चांस है यार आपका सिलेक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि जो कुछ करना था वो अब कर लिया हमने, कोई कमी नहीं छोड़ी। उससे पहले ये आइडेंटिफाई करो आप सेल्फ स्टडी वाला बच्चा हो या आपने कोचिंग वाला बच्चा हो। कोचिंग में आपको पका पकाया मटेरियल मिल जाता है, कहीं से भी पढ़ोगे पका पकाया मटेरियल मिलेगा, टाइम थोड़ा सा बच जाता है, क्योंकि जो मटेरियल इकट्ठा करने में टाइम लगेगा वो टाइम आपको बना बनाया मिलेगा, जिसमें बोला जाएगा कि आप इसको समझो और रट लो, समझो और लिख लो, समझो और प्रैक्टिस कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा सा एफर्ट बचता है, जो काम 8 महीने में होना था वो 3 महीने में हो जाता है। तो ये बेनिफिट है कोचिंग का। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग से रिजल्ट आते, सेल्फ स्टडी से नहीं आते, एंड वाइस वर्सा, दोनों ट्रू है कि केवल सेल्फ स्टडी से आते कोचिंग से नहीं आते, ऐसा भी ट्रू नहीं है। क्लियर? तो हियर आई एम डन विद दिस सेशन। कोई भी इशू हो, यहां मैं हमारा एक ऑफिशियल नंबर लिख रहा हूं, हमारी सीनियर काउंसलिंग मैम है कनिका मैम, वो ये कॉल को पिक करेंगे। अगर आपने मेरे से बात करनी है, आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं इस फोन नंबर पे। आपको टेलीग्राम पे कोई क्वेरी करनी है, व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी करनी है, दिस इज द नंबर, यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन। इस नंबर पे आप ये सारी इंक्वायरीज अपनी कर सकते हो। कोई भी समस्या, हमारी वेबसाइट है, हमारी ईमेल है, हमारा फोन नंबर है, किसी भी माध्यम से आप हमारे साथ हो सकते हो। कोई फ्री में भी इंक्वायरी, कोई फ्री में भी गाइडेंस चाहिए, कोई मेंटरशिप चाहिए, तो वी आर ओपन टू इट। तो हम वेलकम करते हैं बच्चे का। तो ऐसा नहीं कि पैसे देने वाले बच्चों को ही हम पूछ रहे, ठीक? तो ये नंबर है जिससे आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस कि आप समय से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और प्रिपरेशन के साथ दिशा का बहुत ध्यान रखिए, डायरेक्शन का ध्यान रखिए। डायरेक्शन मिल गई है, कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिए, ताकि आप कम समय में इस पेपर को क्वालिफाई कर सकें। ऑलराइट,